तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस स्ट्रक्चर रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर रेफरेंस। स्ट्रक्चर रेफरेंस की बात करें तो जब भी स्ट्रक्चर रेफरेंस की बात करते हैं तो अगर मुझे किसी पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो पूरे कॉलम के लिए हमको पहले टेबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। तो ये कैसे अप्लाई, टेबल का नाम कैसे आता है, कॉलम का नाम कैसे सेट होता है। तो अगर आपके पास कोई डेटा है, डेटा सेट है, मतलब मैंने आप लिख दिया नेम और यहाँ पे एज। अब इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल डी हो गया टेबल। और इस टेबल का नाम आप देख सकते हो, लाइक मैंने लिख दिया पर्सन, टेबल का नाम। अब मुझे कहीं ऐसे सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे देखो पर्सन, पर्सन इज टेबल, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, मतलब हेडर को छोड़ के पूरा टेबल। ठीक है। अगर मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो देखो ऑल, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। किसी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे एज को केवल सेलेक्ट करना है। ठीक है। मुझे करंट रो का मतलब कि ये चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये पूरे एज को सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसके सामने वाले एज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो एट द रेट लिखूंगा, एट द रेट एज। देखो इस सामने वाले को, दिस इज फॉर करेंट रो। पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करें। ठीक है। तो ये सिलेक्शन का तरीका हो। तो आपको अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो टेबल नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम लिखते हैं। देन अगर हम कहें कि मुझे करेंट रो सेलेक्ट करना है तो उस करेंट रो के सामने जाकर के टेबल कॉलम नेम कैलकुलेशन में ये लिख देंगे। Then, अगर मुझे क्या करना है, सब करना है, इंक्लूड हेडर एंड टोटल रो, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे टेबल नेम, आर टेबल नेम एंड कॉलम नेम। तो ये हमने डिफाइन किया, आर टेबल नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक। एंड देन उसके अंदर मैंने कॉलम इंक्लूड हेडर एंड टोटल रो, ये अलग होता है। तो ये हेडर और टोटल रो डिफाइन हो गया। तो करेंट रो के लिए हम लिखते हैं एट द रेट लगाते हो सिंपली। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम टेबल नेम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, कॉलम नेम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, A1 B1 क्यों नहीं यूज करते, इसका क्या फायदा होगा। तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग मतलब कि ये खुद एक डॉक्यूमेंट या डिस्क्रिप्शन की तरह बनता रहा है कि क्या टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है, नाम से हम सब जानते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक कॉलम नेम नॉट लेटर्स, ये हमें डिफाइन करते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन विद द न्यू डेटा, कि नया डेटा होता है तो ऑटोमेटिक एक्सपेंस करता है, जस्ट लाइक एक्सपेंड कर देगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पे डेटा मैंने डिफाइन किया तो वो राजेश, तो ये देखो टेबल, बढ़िया ना? तो एक्सपेंड करता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन। ठीक है। विद न्यू डेटा, जैसे न्यू डेटा डालेंगे तो वो टेबल के अंदर अपने आप टेबल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं कॉलम नेम लिखा हुआ है तो कॉलम नेम का जो रेंज होगा वो ऑटोमेटिक डेटा के साथ बढ़ता जाएगा। तो ये डायनेमिक हो जाएगा टेबल हमारा। Then, दूसरा फायदा है सर्वाइव कॉलम इंसर्शन, कि अगर इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो सर्वाइव कर लेता है। कि मान लो उसमें हमने किसी कॉलम का B1 A1 नाम नहीं है, तो किसी तरीके से कॉलम का नाम वही वही है। ठीक है। तो वो सर्वाइव कर लेता है, तब भी कोई फर्क नहीं। देन वर्क अक्रॉस वर्कशीट विदाउट इनडायरेक्ट, कि हम इनडायरेक्ट का बिना यूज किए एक दूसरे सीट से काम कर सकते हैं। कि हम सीट का नाम लिखते थे, सेल का नाम लिखते थे। ठीक है। तो हम डायरेक्टली अब में भी अगर मुझे चाहिए एवरेज एज निकालना है, मुझे एवरेज
एज निकालना, इसको डिलीट करता हूँ। एवरेज मुझे एज निकालना है और दूसरे सेट पे निकालना है। तो मुझे नहीं बताना कि किस नाम से सेल है और किस सेल में है। तो यहाँ पे मैंने पर्सन नेम दिया, ये मुझे याद है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा एज, पूरा एज। मुझे एज का पूरा क्या चाहिए, एवरेज चाहिए या सम चाहिए, तो मुझे ये एवरेज निकाल दिया मैंने। एवरेज एज, एज का क्या होगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी फिक्स रेफरेंस नहीं दिया गया, A1 B1 C1 या डी कॉलम या डी कॉलम। यहाँ पे कॉलम का नाम, टेबल नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरे एज कॉलम को सिलेक्ट करके उसका एवरेज डाल दिया गया। ठीक है, तो इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ऐसे आता है। क्लियर, तो हम अलग अलग सीट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। मल्टी टेबल डिफरेंस, जस्ट लाइक कि अगर आपका अलग अलग टेबल है उसको कंबाइन करना है, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे सब में ऑर्डर्स में रेवेन्यू यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, रेवेन्यू यहाँ पे ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, देन यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर से कुछ डेटा उड़ा रहा है, दो कॉलम हम ऑर्डर से उठा रहे हैं कंडीशन के लिए, फार्मूले के लिए। तो दिस फार्मूला इन कस्टमर टेबल सम्स रिवेन्यू फॉर ईच कस्टमर ऑफ द ऑर्डर टेबल। वो क्या करता है, इसमें अलग अलग कस्टमर के ईच ऑर्डर को क्या कर रहा है, उसके रिवेन्यू को टोटल निकाल रहा है। क्लियर, क्लियर। तो ये इसके भी यहाँ पे दिखाते हैं। तो समझ गया कि हमारा रेफरेंस नेम क्या जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस नेम या स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। नेक्स्ट आते हैं नेम और रेंज। हम किसी चीज का नाम खुद डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी डिफाइन किया ही था, जस्ट लाइक दिस। तो ये टेबल का नाम हमने डिफाइन किया, टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे टेबल का नाम सेट कर दिया। अब आते हैं, अब राइट क्लिक करो तो देखो ये आपका एक टेबल है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। अब हम किसी सेल का नाम देख सकते हैं, जैसे कि ये सेल का नाम क्या है, F5 है। इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, नीचे आता है डिफाइन नेम, क्या, डिफाइंड अ नेम। डिफाइंड नेम में यहाँ पे इसका नाम आप दे सकते हो, दिस इज द टोटल या एवरेज एज लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज एज। एवरेज स्पेस नहीं दिया जाता, देखो नाम में हम कभी भी स्पेस नहीं दे सकते या ना ही डैश, तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लेना सेपरेट के लिए, एंड देन ओके। इसका नाम क्या हो गया, एवरेज एज। इस सेल का नाम एवरेज एज। तो ये रेफरेंस हो गया। अब मैं इसमें एवरेज एज ही निकाल लेता हूँ, निकल गया। अब इसको कहीं पे यूज करना हो तो मैं लिखूंगा एवरेज एज, देखो आ गया ना। ये तो हम एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो किसी सेल का या सेल रेंज का पूरा नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ और उसको हाईलाइट करके मैंने इसका नाम दे दिया, राइट क्लिक किया और पूरे एरिया का नाम मैंने दे दिया, एरिया 1 मैंने दे दिया इसका नाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, एरिया 1। ठीक, अभी ये अलग अलग सेल है, लेकिन जब मैं पूरा एक बार सेलेक्ट करूंगा तो इसका नाम क्या आएगा, एरिया 1। ठीक, तो अगर मुझे कुछ यहाँ पे सम निकालना है तो मैंने सम लिखा एरिया 1, मतलब एरिया 1 में जो भी लिखूंगा मैं सबका टोटल आता रहेगा। दूसरे कॉलम में लिखेंगे नहीं आया, बाहर देगा। क्यों, क्योंकि फार्मूले में मैंने कहा कि भाई एरिया 1 यही है, इसलिए मैंने कलर कर दिया, तो आपको दिखे, हाईलाइट कर दिया। तो देखो यहाँ पे इतने का नाम क्या है, एरिया 1। तो हम नाम भी सेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेंज का, एरिया, इसको बोलते हैं नेम रेंज।
अब कितने टाइप के नेम रेंज होते हैं? जस्ट लाइक बेसिक नेम रेंज जो हम यूज करते थे अभी फिलहाल के लिए, क्या सीट का नाम लिखते थे और फिर उसके बाद कॉलम का नाम, जस्ट लाइक A1 टू D100, A1 से लेकर D100। तो ऐसे पहले लिखते थे, ये बेसिक ये कोर कॉन्सेप्ट मतलब ट्रेडिशनल में होता था। ट्रेडिशन का मतलब कि ये ट्रेडिशनली ऐसे लिखते हैं, बेसिक सबसे कोर कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका होता है। लेकिन अगर हम चाहे डायनेमिक डिफाइन करना चाहें तो ये ऑफसेट ऐसे डिफाइन करते हैं, लाइक देखो सीट वन से A1 0 एंड देन काउंट ए, सीट वन का ये A and 4। तो ए का मतलब कॉलम है और यहाँ पे A1 से ये डिफाइन है। A1 इज अ फर्स्ट सेल, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेल, एंड देन यहाँ पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया ए टू ए to expand as a row or added, ठीक। और जस्ट लाइक दिस इवैल्यूएट फंक्शन हमें दिया, तो यहाँ पे मैक्रोस डिफाइन करते हैं, फार्मूला नेम रेंज, यहाँ पे फार्मूला नेम रेंज का हम यूज कर रहे हैं। टेबल बेस्ड नेम रेंज जस्ट लाइक दिस, ये टेबल बेस्ड है ना, टेबल को बेस कभी यूज किया था, टेबल का नाम कॉलम का नाम, ऑटोमेटिक एडजस्ट विद द टेबल साइज, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग नेम लिखने के तरीके हैं, बेसिक नेम, डायनेमिक नेम, फार्मूला नेम रेंज, टेबल। इस फार्मूले का नेम एंड डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन अप्लाई कर सकते हो, टेबल बेस्ड रेंज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसका कर सके बेस्ट प्रैक्टिस या कर सके यूजेस क्या है, तो ये डिस्क्रिप्टिव, कभी भी किसी भी नाम को क्या डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि समझ सके, ऐसा नाम है डिस्क्राइब कर सके। इसलिए कि अगर मैंने किसी टेबल का नाम रखा सेल्स, तो उसमें सेल्स डेटा नहीं होना चाहिए। सेल्स रख करके हम उसमें लाइक डेटा रखेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो उसका नाम उसके काम के थ्रू डिस्क्राइब होना चाहिए, जो डेटा है उसके रिलेटेड उसका नाम होना चाहिए। तो इस डिस्क्रिप्टिव नेम, कंसिस्टेंट नेमिंग, नेमिंग का जो तरीका होता है कंसिस्टेंट है, मतलब एक सिमिलर है, कहीं पे कोई तरीके से नाम लिखा है, कहीं भी किसी तरीके से नाम लिखा है। जैसे कि आप किसी की नेम फील्ड में जाओ, तो किसी में मिस्टर ऐड किया, किसी में मिस्टर नहीं ऐड किया, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है ये नेम फील्ड। किसी के नेम में कैपिटल कर दिया, किसी को क्या स्मॉल कर दिया, तो क्या कंसिस्टेंट है वो फॉर्मेट? नहीं। तो कंसिस्टेंट नेमिंग करो आप कॉलम को, किसी कॉलम को आपने कैपिटल किया, किसी को स्मॉल कर दिया, तो कंसिस्टेंट नेमिंग होनी चाहिए। जैसे प्रीफिक्स बाय कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी है लाइक रेंज है, RNG लिखो, क्या रेंज को RNG शॉर्ट में लिख दिया रेंज। तो सेल जो है किस चीज का नाम है, रेंज का नाम। रेंज का मतलब कि मल्टीपल सेल है, रेंज किसे बोलते हैं, जहां पे मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं उसको रेंज बोलते हैं, ठीक। जस्ट लाइक A1 टू A10, A1 टू D100 या D10, ठीक, उसको रेंज बोलते हैं। तो ये जो हमने सेव किया एरिया वन, एरिया वन इज अ रेंज, एरिया वन है इज अ रेंज। अब इसका नाम हम उसके हिसाब से फिर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाओगे डेटा, और डेटा में यहाँ पे फॉर्मूला, फॉर्मूला का नेम मैनेजर में जाओगे और यहाँ पे एरिया वन में जाके मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा, और एरिया वन को यहाँ पे स्टार्टिंग में वन में लिख करके, हाँ वन लिख दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दो RNG और अंडरस्कोर, ओके। तो क्या होगा इसका नाम, RNG रेंज एरिया, ठीक। तो इससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि दिस रेंज। LST का मतलब लिस्ट, लिस्ट प्रोडक्ट। तो लिस्ट क्या होता है, वन डायमेंशन होता है, या तो वर्टिकल होगा वो डेटा, या तो हॉरिजॉन्टल। और रेंज क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस पे वो इंक्रीज होगा। जस्ट लाइक ये जो हाईलाइटेड डेटा है, ये क्या है, टू डायमेंशन है। अगर मैं इस बात कर इसको डिफाइन करूं तो ये क्या है, वन डायमेंशन, मतलब एक ही कॉलम, ठीक। लेकिन अगर मैं इसमें दो कॉलम को सेलेक्ट करूं तो 2D बन जाएगा, एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है और वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है, टू डायमेंशन। तो जब 2D डेटा होता है उसको बोलते हैं क्या, रेंज। और जो 1D डेटा होता है, या तो आपका हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट। तो लिस्ट उसके पहले प्रीफिक्स कर दो LST या लिस्ट, जिससे आपको वो समझ में आएगा किस चीज का नाम है। तो थोड़ी देर ज्यादा डिस्टेंस देता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम में क्या होता है कि हम
बहुत सारे नेमिंग डिफाइन करते हैं, उससे क्या होता है, इजी होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा लिस्ट है कौन सा रेंज है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि लिस्ट और रेंज के हिसाब से ही फार्मूला लगता है। कई जगह एरे लिखा था, एरे का मतलब रेंज। अब देखो एरे को वहां पे रेंज जो बोल रहा है तो वो एरे बोला है, एरे का मतलब पूरा एक तरह से। अब यहाँ पे फिर एरे का मतलब दो होते हैं, दो तरह के एरे, एक होता है 2D एरे और एक वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन वर्टिकल या होता है, तो रेंज में भी रेंज 2D को ही बोलते हैं, लेकिन क्यों एरे होते हैं, एरे लिखा होगा फार्मूले में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरे इक्वल सम इफ, इसमें रेंज लिखा, रेंज का मतलब कॉलम, यहाँ पे कॉलम कि मुझे किस रेंज में सर्च करना है, ठीक है। और क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन, और सम रेंज का मतलब तो यहाँ पर है। तो prefix by category, range, list, document name ranges in the dedicated sheet and scope appropriately, just like workbook हो या worksheet हो, तो आप workbook and worksheet को अलग एक चीज हो, workbook एक फाइल होती है, worksheet एक sheet होती है। Avoid names that conflict with the cell reference, just like Q1, इस तरह का नेम कभी नहीं रखते हैं, लाइक Q1 क्वार्टर वन FY 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इस नेम से कभी सेल क्या नाम नहीं रखते, इस नेम से क्या रखते हैं, सीट का नाम, जैसे क्वार्टर वन क्वार्टर टू। तो सीट में उस तरह का रिपोर्ट होता है, क्वार्टर वन का रिपोर्ट होता है, क्वार्टर टू का रिपोर्ट। तो हम इस नेम से कोई चीज नहीं डिफाइन करते, तो वो कन्फ्लिक्शन ना उससे डिफाइन करते, क्लियर। तो ये है रहा हमारा नेमिंग रूल्स। देन आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, एक तरह से ऐसा वर्किंग टूल होता है जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जैसे लाइक व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सी, डेटा टेबल। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कर सके टूल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पहला होता है सिनेरियो मैनेजर से आते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, तो क्रिएट, सेव एंड कंपेयर डिफरेंट इनपुट वैल्यू सेट्स। क्या करता है कि अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करता है, सेव करके रखता है, और उसको कंपेयर करता है इनपुट डालकर, ठीक है। डिफाइन चेंजिंग सेल, जस्ट लाइक कि उसमें चेंजिंग सेल डिफाइन करते हो, जस्ट लाइक इनपुट वांट टू वैरी, जो इनपुट होता है उसको वैरी करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक क्रिएट अ सिनेरियो बेस्ट केस, बेस केस एंड वर्स्ट केस। बेस इज अ बेस नॉर्मल, बेस्ट केस मतलब थोड़ा सा बढ़िया है, और वर्स्ट का मतलब कि अगर वर्स्ट केस है, इसमें वर्स्ट केस तीन केसेस है, बना लोगे आप। इस सिनेरियो स्टोर स्पेसिफिक वैल्यू फॉर की चेंजिंग सेल्स, कि उसमें क्या होता है कि वो चेंजिंग सेल में अलग अलग सिनेरियो के भी आपके जनरेट करता है। तो हम कंपेयर करते हैं रिपोर्ट्स की कि आपका कौन सा केस है, बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है, डेटा के लिए आपके उसको डिफाइन करते हैं। ये किसके लिए चेक करते हैं, एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे यूज होता है, कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में यूज होता है, ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक अज्यूम्पशन के लिए, कि किस तरह का डेटा है उस पर कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम एक सिनेरियो बना लेते हैं, एक एग्जांपल बना लेते हैं, प्रैक्टिस सेट डिफाइन कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट डेटा सेट बनाते हैं। जनरेट प्रैक्टिस विथ रियल डेटा, ठीक है। अब हमारे पास एक डेटा है, जस्ट लाइक पार्टनर, लाइक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पर प्राइस, ठीक है, सब डेटा है। इस डेटा को मैंने उठाया और किसमें रख लिया, सीट 3 में रख लेता हूँ।
यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ। सिनेरियो मैनेजर, और ये मैं सेल गैप टेक्स्ट इसको हटा दिया मैंने। इसको ऑटो फिट कर देते हैं कॉलम को। ठीक है, ऑटो फिट कर दिया। ऑटो फिट करने के बाद फिर आते हैं नाउ क्रिएट अ फार्मूला जस्ट लाइक B8 में जाते हैं, तो B8 में हम क्या डिफाइन करेंगे, B2 मल्टीप्लाई B4। तो B2 इज अ सेल प्राइस और B2 फिर यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पे आते हैं, कितना टोटल हो गया ये हमारा है। फिर B3 मल्टीप्लाई B4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने B3 मल्टीप्लाई B4। तो ये कॉस्ट हो गया, टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट हो गया। फिर क्या निकालना है मुझे, ऐड करना B9 B5 एंड B6। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है B9, मतलब ये B5 मार्केटिंग कॉस्ट। तो B5 मार्केटिंग कॉस्ट प्लस B9 दिस, और यहाँ पे प्लस B6। तो B6 इज दिस अदर एक्सपेंसेस। क्या था B9 में मैंने B9 एंड प्लस दिस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सारे कॉस्ट है, टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है कि टोटल एक्सपेंस जितना हुआ उसको माइनस करेंगे B8 माइनस B10। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं B8 माइनस टोटल एक्सपेंस हो गए, और यहाँ पे आपका नेट अमाउंट। ओके, देन उसके बाद फाइनल सीट आपका ये बन गया, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू या टोटल प्राइस, यहाँ पे लिख देंगे रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे आते हैं, जाएंगे किसमें, डाटा और सिनेरियो मैनेजर में। तो यहाँ पे जाएंगे डेटा, और यहाँ पे मैं सिनेरियो मैनेजर सेलेक्ट करें, ऐड पे क्लिक करूंगा। ऐड पे सिनेरियो नेम, तो सिनेरियो नेम हम दो तीन यहाँ पे सेट कर लेंगे, व्हाट इज द सिनेरियो नेम। तो पहले सिनेरियो का नाम क्या है, बेस्ट केस, या बेस्ट केस। चेंजिंग सेल B2 B4 और B5, क्या रहेगा चेंजिंग सेल हमारा, B2 B4 और B5। ठीक, तो यहाँ पे चेंजिंग सेल में ये दे दिया B2 B4 एंड B5। ये कर लेते हैं। ऐसे
B4 and B5 ऐसे साइन कर दें। ओके, आ गया। अब इसमें बेस्ट केस में अमाउंट फिल कर रहा हूँ, व्हाट इज द बेस्ट केस, और बेस्ट केस में अमाउंट फिल कर लेता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना रहेगा बेस्ट केस में? सेलिंग प्राइस हम कर देते हैं 5800, 58,000 से 150 इसमें कर देते हैं, और इसमें कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, अब ये डिफाइन करने के बाद ओके, पहला बेस्ट केस बन गया। ओके, देन दूसरा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड फिर सेम सेलिंग सोल्ड एंड सेम हो जाए, सेलिंग सोल्ड एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेड में 55 कर दो यहाँ पे। तो क्या किया, अरे यहाँ पे क्या करोगे, 55, तो 55 तो ऑलरेडी है ही, दिस एक्सपेक्टेड, सोल्ड में 120 और ये ठीक है, ये तो ठीक है, ओके कर दिया, एक्सपेक्टेड भी बना दिया। अब ऐड करते हैं, तीसरा बनाते हैं, तीसरा केसेस। तो तीसरा केस क्या है, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में कितना होना चाहिए हमारा, तो वर्स्ट केस में मैंने दिया 50,000 सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। ओके करता हूँ, 50,000 सेलिंग प्राइस, और क्या, 80 और 1,80,000, यहाँ पे 80 कर देता हूँ यूनिट सोल्ड, और 1,80,000, मतलब कॉस्ट ज्यादा है, तो ये वर्स्ट केस हो गया ना। एक, तो ये डिफाइन हो गया। अब डिफाइन करने के बाद यहाँ पे किसी एक को सेलेक्ट करो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे वर्स्ट केस को सेलेक्ट किया, एंड देन सो पे क्लिक करना है, तो अपने आप चेंज हो रहा है। एक्सपेक्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट केस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप चेंज हो रहा है। तो दिस इज द सिनेरियो मैंने, तो बेस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, ये पहले से फिक्स करके सेट करके रखते हैं कि कितना प्राइस सेलिंग प्राइस होगी तो सही है। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कॉस्ट का मतलब कि सबसे बुरा जाएगा तो 1,80,000 रहेगा, तो यहाँ पे देखो नेट अमाउंट इतना ही रहेगा। तो इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं। समरी देखो, यहाँ पे समरी बना सकते हो, सिनेरियो मैनेजर का समरी यहाँ पर मैंने बना दिया। बेस्ट ये है, एक्सपेक्टेड है, कॉस्ट है, पूरा समरी बन के दिया रेडी है, जो हम अलग करते हैं तो पूरा बन गया है। इस तरीके से हम सिनेरियो मैनेजर डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे बनाना सिनेरियो मैनेजर, कि हम अलग अलग केसेस बना लेते हैं और अपने बिजनेस में चेक करते हैं कि वो कब किस केस में कितना हो रहा है, ठीक है, कितना सही है, कितना आपका एवरेज है, कितना कॉस्ट है। ठीक है, तो बेस्ड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड तीन सिनेरियो होता है, इसलिए आप ऐसे अप्लाई कर लो। जनरल समरी, तो समरी जनरेट करेगा तो उस तरीके से दिख जाता है। इसमें क्या है, बिजनेस में हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, विच सिनेरियो गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, कि किससे क्या, मतलब मैं इतना कॉस्ट रख रहा हूँ, उतना प्राइस रख रहा हूँ, तो क्या फाइंड करना है। हाउ मच लॉस है, कॉस्ट केस, कॉस्ट केस में क्या हुआ, तो उसका भी हम रिसर्च करके रखते रहेंगे, चेक कर सकते हैं। इफ मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय 50,000, व्हाट हैपेंड इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या होगा, तो मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज करके पहले इसको रिसर्च करके देख कर, तो which factor affects the profit margin? Selling price, lead sold या marketing cost? इसको मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कैन प्रॉफिट बिकम्स नेगेटिव, एक प्रॉफिट क्या होता है, नेगेटिव में हो सकता है या नहीं, विच सिनेरियोस ऑफ मैटर्स,
मैं चूज किस सिनेरियो को मेरे सन को चूज करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें डिफाइन कर, ठीक है। तो just like हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्रिएट टू एडिशनल सिनेरियो, just like फेस्टिवल ऑफर आप बना लो और एक ऑनलाइन सेल। तो फेस्टिवल ऑफर में हमने दे दिया गया 52,000 का सेलिंग प्राइस, यूनिट्स ऑफ दे दिया 200, और क्या दे दिया मैंने 2,10,000, और यहाँ पे ऑनलाइन सेल में मैंने दे दिया 51,000, और कितना सेल हुआ 250। देखो यहाँ पे आपका फेस्टिवल ऑफर में हमने 52,000 में सेल किया, लेकिन 200 ही सेल हुआ। लेकिन ऑनलाइन सेल में क्या हुआ, 51,000 पे क्या होगा 250 से। इसी तरीके से लाइक मोबाइल स्टोर है, उसमें अलग अलग सिनेरियो बना सकते हो। क्या क्या सिनेरियो बना सकते हो, 3 सिनेरियो, हाई, नॉर्मल एंड लो डिमांड। जस्ट लाइक हाई में प्राइस हमने दे दिया 26,000 दे दिया, उसमें 25 नॉर्मल अगर ये 3,500 में, तो इसमें देखोगे एडवर्टाइजमेंट इतना दे दिया, इतना ये दे दिया, इतना सेट करके और ये कैलकुलेशन करके सेट करके रखे हो। तो जैसे आप अप्लाई करो तो उसके हिसाब से वो प्रॉफिट अपने आप निकल, तो उससे पता चल रहा है कि लो डिमांड पे कितना है, हाई डिमांड पे कितना प्राइस है, उसके हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, और उसके हिसाब से सिनेरियो को चूज कर सकते हैं कौन सा सिनेरियो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, तो ये सिनेरियो किस लिए होता है, हम अपने बिजनेस में उसको अप्लाई कर सकें, किस चीज को अप्लाई करना, सही तरीके से अप्लाई करना, उसके लिए चीज, ठीक है। तो हमने सिनेरियो समरी जनरेट किया था कंपेयर करने के लिए सिनेरियो को, तो अलग अलग सिनेरियो हमारे सामने था और उसको हमने कंपेयर भी किया कि कैसे किया। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, मैक्सिमम 3 कंबाइन कर रहे हैं हम, 3, 4, 5, 10 जितने सिनेरियो बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। और सिनेरियो क्या होगा, हमारे रियल बिजनेस के इंसिडेंट से बनेगा, ठीक है? जैसे कितना था और उस पर कितना हुआ, ठीक है? तो अगर मैं प्राइस लो कर रहा हूँ तो उसका क्या रिजल्ट क्या आ सके, क्या रिजल्ट मिला, नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस पर क्या रिजल्ट मिला, हमको 1 मिलियन। तो उस चीज को भी हम एक केस डिफाइन करके रहे, अब आते हैं गोल सी। व्हाट इज द गोल सी, तो गोल सी क्या है, तो गोल सी फाइंड द इनपुट वैल्यू नीडेड टू द अचीव स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक, जस्ट लाइक इसमें टारगेट वैल्यू सेट करते हैं, क्यू वैल्यू मतलब डिजायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए हम, ठीक है। एंड देन बाय चेंजिंग सेल इनपुट वर्ड्स, उसमें केवल क्या हमारे इनपुट वैल्यू सेट कर रहा है, इनपुट वैल्यू चेंज करेगा अपने आप डेटा चेंज होगा, कितना सिलेक्ट मैनेजर, ठीक है। इसमें 3 चीजें सेट करते हैं, चेंजिंग वाले डिजायर्ड रिजल्ट को भी और चेंजिंग सेल को भी सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 3 पैरामीटर होते हैं जो डिफाइन करते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो गोल सीक का भी एक हम डिफाइन कर लेते हैं कि गोल सीक हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब गोल सीक के लिए हम डेटा सेट इंटर कर लेते हैं, गोल सीक के लिए हम डेटा सेट इंटर करते हैं, तो इसमें सेलिंग प्राइस पर लैपटॉप है सेलिंग, तो सेम डेटा को जो हमने अभी डिफाइन किया उसमें भी उसी के भी यहाँ पे हम गोल सीक बना लेते हैं। तो यहाँ पे अ, इसमें लिख देता हूँ गोल सीक, और डेटा ये सेल लीजिए बस आइडेंटिफाई करने के लिए था किसमें क्या डेटा है, और इसको मैं रैप टेक्स्ट हटा लेता हूँ, ऑटो फिट कर लेता हूँ कॉलम को, कॉलम ऑटो फिट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम करके चलते हैं। तो टोटल रिवेन्यू के लिए ये B8 में टोटल रिवेन्यू निकाल लेते हैं, तो दिस इज द टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू में हमने क्या निकाला, पर प्राइस, प्राइस पर लैपटॉप एंड देन कितने यूनिट, तो कितना होगा रेवेन्यू होगा, ये सेल हो गया हमारा टोटल, टोटल सेल को रेवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद टोटल कॉस्ट में हमने क्या क्या ऐड किया, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में हम ऐड कर लेते हैं क्या, देखो B3
एंड V3 एंड V4 को क्या किया मैंने, ऐड किया, और सॉरी मल्टीप्लाई किया। तो हर एक लैपटॉप के कॉस्टिंग ही निकाल ली मल्टीप्लाई करके। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद V5 मतलब मार्केटिंग कॉस्ट ऐड कर दिया, अगर एक्सपेंस ऐड कर दिया तो ये सब क्या एक्सपेंस में आ गए, तो ये क्या टोटल कॉस्ट हो गया, इज द टोटल कॉस्ट। ओके, अब इस टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दिस नेट प्रॉफिट। क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ये आपका नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, तो ये रिजल्ट इस तरीके से आपको मिल जाएगा, 13,60,000 नेट प्रॉफिट। अब आते हैं, सबसे पहले आएंगे गोल सी, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे डेटा एंड देन गोल सी। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, सेट वैल्यू, टू वैल्यू, बाई चेंजिंग सेल। अब किसमें क्या सेट करना है, सेट वैल्यू में मुझे क्या सेट करना है, तो आते हैं सेट वैल्यू में आप B10 सेलेक्ट कर लो, तो दिस B10 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ओके, और उसके साथ साथ मुझे क्या सेट करना है, टू वैल्यू में क्या देना है, ये दे दो, और उसके बाद बाई चेंजिंग सेल B4, क्या लिख दिया मैंने, B4। ओके, देन ओके, हो गया ना। तो गोल सिप विद द B10, टारगेट वैल्यू क्या था हमारा, 20 लाख। एक सिनेरियो में क्या था, इनपुट वैल्यू को चेंज करा है, यहाँ पे हम किसको चेंज करा, जिसमें फार्मूला वैल्यू उसको चेंज करा, उस वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब जस्ट लाइक फिर जाऊँ यहाँ पे सिनेरियो में, जैसे गोल सिक पे जाऊँ, तो B10, और मुझे जैसे 13 लाख था ना, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए 50 लाख, B10 में मतलब क्या चाहिए, 50 लाख चाहिए, प्रॉफिट इतना होना चाहिए। और चेंजिंग वैल्यू क्या है हमारा, यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड करेंगे, तो मैंने किया B4, तो 50 लाख में कितना यूनिट सोल्ड करेंगे, 4 से यूनिट सोल्ड करेंगे, तब 50 लाख प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किसको कितना सेल करेंगे तो हम कितना हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, गोल सी, गोल का मतलब जैसे गोल टारगेट, तो हम टारगेट देके क्लिक करें, उसका नाम हमने गोल सी लिस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा गोल, यही दो टूल अभी रह रहता है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टेबल डिफाइन करेंगे, जो थोड़ा सा टाइम टेकन है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे गोल सी डिफाइन करेंगे। तो ये क्लियर हो गया गोल सिक। तो गोल सिक में टारगेट वैल्यू आप सेट करते हो, डिजायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे 50 लाख प्रॉफिट चाहिए, एंड देन किस वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो पहले मैंने कहा कि किसमें चाहिए, तो प्रॉफिट वाले सेल को दे दिया D10, सॉरी B10 का, और B10 में 50 लाख चाहिए, और किसको चेंज करना है, यूनिट सोल्ड को, तो उसको चेंज करके मैंने B4 लिख दिया। ठीक, तो ये किसके लिए यूज करते हैं, व्हाट रेवेन्यू इज नीडेड टू द अचीव 20% प्रॉफिट मार्जिन, इस तरह के क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए गोल ट्रिक यूज किया जाता है। जस्ट लाइक व्हाट इंटरेस्ट रेट अचीव डिजायर्ड पेमेंट, इस पेमेंट के लिए कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2,000 पेमेंट मंथली दूं, तो कितना परसेंट तो होगा, तो हम इस तरीके से गोल ट्रिक से उसको निकाल सकते हैं डेटा। ठीक, तो पहले उसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फार्मूला लगा के सेट रखो, उसी पे आप चेंज कर सकते हो, गोल ट्रिक लगा सकते हो। क्लियर, तो इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस सिंगल वेरिएबल बन रही, मतलब एक बार में एक भी डाल कर सिंगल कांस्टेंट, सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल कांस्टेंट, मतलब एक ही आप टारगेट कर दो और एक ही को चेंज कर दो, मतलब आपका टारगेट करना प्रॉफिट का, और आप चेंज कर रहे थे यूनिट्स हो, ठीक है। तो दिस सिंगल वेरिएबल ओनली एंड सिंगल कांस्टेंट फॉर मल्टीपल वेरिएबल के लिए क्या यूज करते हैं, सॉल्वर यूज करते हैं। तो सॉल्वर हम नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे, कैसे सॉल्वर डिफाइन करते हैं, कैसे डेटा टेबल्स यूज करते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए
हम इतना लें। ओके,